हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और दोबारा मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जागरूकता तो लोगों में बढ़ी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है जो हम लोगों ने इस डिस्कशन में करा है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है इस प्रेजेंटेशंस की, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि हम लोग और भी वीडियो को प्रोड्यूस करें। और चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बरसों पहले किसी एक दिग्गज बिजनेसमैन ने कहा है कि वी कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इनटू सिंगल बास्केट। हमें से ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है सेविंग। तो सेविंग का मतलब, सेविंग का एक ही रूल है, अगर आप आज वो सामान खरीद रहे हैं जिसकी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो कल की डेट में आपको वो सामान बेचना पड़ेगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सो बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कहा है कि वेन एवर यू हैव सम मनी, वेन यू आर स्टार्टिंग अर्निंग, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सेविंग। अगर सेविंग के बाद कुछ बच पाता है, वो पैसा आपको एक्सपेंसेस में करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, खुद की रिटायरमेंट हो, आज की डेट में देखिए 3 to 4-5% मैक्सिमम लोग आज की डेट में जिनकी पेंशन है। अन्यथा बहुत सारे लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर रिटायरमेंट? अगर रिटायरमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति 15 साल 20 साल भी जीवित रह गया, और आज ही अगर एक फैमिली का एवरेज एनुअल अर्निंग है, एक्सपेंसेज है 5 लाख रुपया, तो व्हाट विल हैपन 15 साल 20 साल बाद? तो इन्फ्लेशन अगर 1.5 1.6 के भी मल्टीप्लायर पर लगती है, तो अगर आपको आज 5 लाख में चाहिए तो आपको 10 लाख रुपये मिनिमम 15 साल बाद चाहिए। तो क्या होगा कि जब आप 15 साल बाद रिटायर्ड होंगे, और 15 साल तक रिटायरमेंट के बाद अगर 20 साल तक जीवित रहेंगे, हर महीना अगर हर साल आपको 10 लाख रुपया चाहिए होगा, तो तकरीबन आपको 1.5 से 2 करोड़ का कॉर्पस आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। तो अब इन्वेस्टमेंट के रूल रेगुलेशंस बदल गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ। तो इन्वेस्टर के तौर पे दुनिया में 3 ही तरीके के इन्वेस्टर हैं। पहला एक व्यक्ति है जो कि एग्रेसिव कस्टमर है, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा तभी भी अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं भी बढ़ेगा तभी भी कोई बात नहीं है। तो उनके लिए क्या है कि बहुत सारे यूलिप है, ईएलएसएस स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना सकते हैं, बट देयर इज़ नो गारंटी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑल टू द डिपेंड टू द मार्केट एंड मार्केट कंडीशंस, और मार्केट इज़ ऑलवेज वोलाटाइल, एवरीबॉडी इज़ नोइंग। नंबर 2, दूसरा जो कस्टमर है वो कस्टमर है कंजर्वेटिव कस्टमर। कंजर्वेटिव कस्टमर का मतलब ये है कि वह व्यक्ति कहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन ये मेरी हार्डकोर मनी है, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। परंतु यस, मुझे अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पे जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन सेविंग स्कीम्स है, एफडी हो, पीपीएफ हो, या आपका बैंक की स्कीम्स हो, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो, अगर उससे मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा मिलता है तो देयरफॉर मेरे लिए ठीक है, परंतु मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो उन व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बोनस बेस पे आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 to 6, 7 to 8 या 8% का रिटर्न आपको दे सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स है। ज़्यादातर क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो है। और नाउ ए डेज द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज। नाउ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ बिकम द पावरफुल इंडस्ट्री एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। क्योंकि अगर आप विदेशों की धरती पे, तो आप इंश्योरेंस ले ही नहीं सकते हैं। ये विदेशों की धरती पे तो बिना इंश्योरेंस का आप रह ही नहीं सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूँ, ओवरसीज़ कंट्री में देखिए बहुत सारे एनआरआई के इन्वेस्टमेंट भारत में है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब ज़माना बदल गया है। अब इंश्योरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे आपको एक बेहतर आपकी एक सेविंग्स हो जाएगी, जो आने वाले 15 साल 20 साल में आपका पैसा डबल या 2.5 गुना के आसपास आपका हो सकता है। अब इन्वेस्टमेंट में वो है। नंबर थर्ड कस्टमर है वो दे नीड ओनली गारंटी। उनको गारंटी ही वर्ड से मतलब है, मतलब उनको किसी भी और चीज़ से मतलब नहीं, उनकी हार्डकोर मनी है और उनको अपने पैसे पर रिटर्न गारंटेड चाहिए।
तो गारंटेड में क्या है कि आज की डेट में देखिए कि बैंकों के पास में कुछ जैसे एफडी की स्कीम्स है वो गारंटेड है, लेकिन उसके रेट थोड़ा से कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि सीआरआर पे कट जब जब लगेगा तब तक बैंकों के रेट फॉल डाउन होंगे। और उस हिसाब से आज की डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोविज़न है कि दे ऑल द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैव सम गारंटेड पोर्टफोलियो। हर कंपनियों के पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे वो गारंटेड तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पर्पज़ ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम अपने पर्पज़ के लिए करते हैं। पहला पर्पज़ हो सकता है एक व्यक्ति का बच्चों की पढ़ाई, दूसरा पर्पज़ हो सकता है बच्चों की शादी, तीसरा पर्पज़ हो सकता है अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस को बनाना, चौथा पर्पज़ हो सकता है आपको अपनी लेगेसी के लिए बनाना। तो अगर ये सब सारी चीज़ों के टाइम सर्टेन है, रिटायरमेंट 55 साल 60 साल के बाद होगी, वो तय है। बच्चों की एजुकेशन 15 साल 16 साल 17 साल से लेकर 21-22 साल के बीच में आपके बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, जहाँ पे हर फादर मदर को अपनी सेविंग को डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो ये सब गारंटेड टाइम है। तो अगर सब्जेक्ट गारंटेड है तो आपको पोर्टफोलियो भी गारंटेड की भी तरफ से होना चाहिए। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब इस तरीके का प्रोविज़न आ गया है कि जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को गारंटेड तौर पर देख सकते हैं। अब देखिए कि अगर मैं म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड में एक जो बेहतर जो स्कीम्स आती है जिसको बोलते हैं कि आप सिप करिए, आप SIP करिए। आप हर महीना अगर 5,000 की भी आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग डूइंग SIP, तो क्या है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 10 साल में 15 साल में यू कैन बिल्ड सम कॉर्पस। परंतु ये 100% सही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं जिस गारंटेड पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल तौर पे बताता हूँ कि गारंटेड पोर्टफोलियो किसी भी कंपनी के पास में हो, चाहे बजाज लाइफ हो, चाहे बिरला हो, चाहे ICICI हो, चाहे मैक्स लाइफ हो, चाहे LIC हो, क्योंकि अब ये परफेक्ट कंपटीशन है। देयर इज़ नो मोनोपोली। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा देगी और तीसरी कंपनी कम देगी। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, परंतु बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता है। परंतु अगर गारंटेड पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यह एक आपकी एक ट्रेडिशनल रेगुलर एक सेविंग है। आपको 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप 10 साल पैसा जमा करते हैं तो आपका 15वें साल पे जो पैसा होगा, अगर आपने गारंटेड पोर्टफोलियो को चूज किया है, तो मिनिमम आपका पैसा जितना पैसा आपने 10 साल में जमा किया है उसका 1.8 टाइम आपका पैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे किसी भी कंपनी में अगर आप 1-1 लाख रुपए जमा करते हैं, 10 साल तक जमा किया, 10 लाख दिया, तो 15वें साल पे अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख रुपया बनने की उसकी संभावना है न्यूनतम। अगर वह पैसा 20वें साल पे विड्रॉ करते हो तो वो पैसा आपका 2.4 से मल्टीप्लाई होता है। टोटल पैसा जितना आपने दिया है वह पैसा आपका 2.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपने 1-1 लाख रुपया दिया है और 10 साल दिया, तो 15वें साल पे डेफिनेटली वो पैसा 24 लाख रुपया, 24.5 लाख रुपया आपका होगा। परंतु ये 2.5 गुना पैसा हो गया या ऑलमोस्ट डबल पैसा 15वें साल पे हो गया। लेकिन ये गारंटी है, इसका किसी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं है। दिस इज फिक्स फॉर द लॉन्ग टर्म। सो देयरफॉर वहाँ पे जो गारंटेड कस्टमर है वहाँ पे उनके पास में जाना चाहिए। अब ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है, इसमें कोई भी टैक्सेशन रूल लागू नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। और अच्छी बात यह है कि इसमें जब तक आप इंश्योरेंस के कवरेज में हैं, इंश्योरेंस के टेन्योर में है, तब तक आपका जीवन बीमा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है। कल की डेट में अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो आपकी फैमिली को या जिस पर्पज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है वह पर्पज़ पूरा होगा, आपको किसी पर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम 5% 10% आप अपने एनुअल इनकम का आपको कम से कम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंश्योरेंस में। दूसरी, आपको अंडर सेक्शन 80C में छूट भी मिलती है जो प्रीमियम जमा करते हैं। जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो अंडर सेक्शन 1010D में आपको छूट मिलती है। तो अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब देखिए कि सन 2020 के टाइम में कोविड का टाइम आया था, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए, ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई। वहाँ पे क्या हुआ कि उस अनसर्टेनिटी के टाइम पर अगर किसी के पास में इंश्योरेंस होता तो शायद उसकी फैमिली खुशहाल होती, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की एक ही परिभाषा है, यह उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसको आवश्यकता है, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसी को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हाईली डायबिटिक है, जिसकी किडनी फेल है, या जो बहुत हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या जो वेंटिलेटर पर पड़ा है, उनको इंश्योरेंस की आवश्यकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली हम सब सारे व्यक्ति एक दिन उसी कंडीशंस में जाएंगे, तो उसी कंडीशंस में जाएंगे तो डेफिनेटली हमें उसको देखना पड़ेगा।
सो अभी इसकी परिभाषा यही है कि लूट सको तो लूट लो, इंश्योरेंस नाम की लूट, फिर पछता के क्या करोगे जब प्राण जाएंगे छूट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको कोई भी, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया है कि हमें वीडियो लगातार हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़ा है, चाहे एज ए पार्ट टाइम एज ए फुल टाइम, आपको हर जगह पे कोई भी चैलेंजेस आती है, उस चैलेंजेस को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।